हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम अगस्त के हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB और जो सारे मैप्स रहे हैं न्यूज़ में उसको डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसी सीरीज़ में हमारे 3 या 4 वीडियोस आएंगे अगस्त के, और हम अगस्त का पूरा करंट अफेयर इस हिसाब से अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, आपको ना 2 तरह के करंट अफेयर फोकस करने हैं। अगर ये वीडियो 2024 वाले भी देख रहे हैं या 2025 वाले, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो आपको 2 तरह के करंट अफेयर करने हैं। एक तो आपका हो गया जो आपके वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, वन लाइनर फॉर्म में जो फैक्चुअल होते हैं। दूसरा करंट अफेयर हो गया ये आपका एनालिटिकल, जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो, फैक्चुअल जो ये वन लाइनर है, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है कि ये आप कहाँ से करें, या फिर आप जो है ये ACPPSC की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने इसकी PDF आपकी जो है डेमो PDF आप डाल रखी है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको 2 तरह के, मैंने बताया 2 तरह के आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। एक तो ये वाला करना है आपको, PIB वाला, इंडियन एक्सप्रेस और ये सब, ये जो मैं वीडियोस आपको कराती हूँ वो, और एक वन लाइनर वाला जो PDF होता है वो। देखो ये जो है ना, ये एनालिटिकल वाला ये आपको प्रीलिम्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस और मेंस के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। जो आपके जितने आपके प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जब मैथ्स हो गए, एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, जो आपके ये PIB हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनसे सॉल्व होंगे। आपके बाकी जो 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में आते हैं। तो आपको दोनों तरह की वीडियोस को देखना जो है, दोनों तरह की, मतलब ये PDF हो गई, ये वीडियो है, इसको ज़रूरी है। बाकी ये प्रीलिम्स का कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं और इस नंबर पे WhatsApp करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टॉपर्स की कॉपी आप इसको देख सकते हैं, सारे टॉपर्स की कॉपी। और ये 2025 का कोर्स है, 2025 का कोर्स है, 240 डेज़ का। मैंने पूरा शेड्यूल मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आपको 240 दिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी सारी चीज़ों को कवर करना है। बाकी ये 3 तरह के कोर्स हैं, आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और प्री प्लस मेंस हो गया। तो पूरा इंट्रीगेटेड भी है। तो मैंने पूरा शेड्यूल फॉलो कर रखा है, शेड्यूल को शेयर कर रखा है। तो आप पूरा शेड्यूल को उसको फॉलो करिए, आप देखिए कि 240 डेज़ में आप किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है रखते हैं। बाकी आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं, 102 जो है UPPSC प्री में, और जो 96 क्वेश्चन है वो आपके मेंस में आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से आप ये जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं, PDF को वेरीफाई कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि PYQ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप कोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप ये जो PDF है इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपना इसको करते हैं। नेक्स्ट है, पहली है बैगलेस डे। तो NCERT ने ये लॉन्च करा है इनिशिएटिव, और इम्पॉर्टेंट है, क्लास 6 to 8 के लिए करा है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट को जो है, जो अपने यूजुअल स्कूल बैग्स हैं वो लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्टूडेंट जो है एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कारपेंटर हो गया, गार्डनर हो गया, पॉटर, इन टाइप की एक्टिविटीज़ में जो है एंगेज होंगे। और इसकी थीम है साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लोकल बिजनेस, पब्लिक ऑफिसेस, लोकल कल्चर, आर्ट एंड हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस। मशीन अनलर्निंग, तो मशीन लर्निंग तो आपने सुना ही होगा। मशीन अनलर्निंग क्या होता है? ये एक टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू सेलेक्टिवली फॉरगेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा को हम सेलेक्टिवली फॉरगेट कर सकते हैं, मशीन अनलर्निंग। इसको इंट्रोड्यूस किया था काओ एंड यांग ने। 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन, तो ODOS, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लॉन्च की है। और इससे क्या होगा कि इट अनेबल द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जितना भी है और उसकी यूनिट है, वो एक्सेस और पब्लिश कर सकेंगे रिसर्च पेपर, जर्नल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो मतलब एक DAE और एक सब्सक्रिप्शन, तो एटॉमिक एनर्जी और ये हो गया। तो
DAE जो है वो बेसिकली सेटअप हुआ था अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ PM थ्रू प्रेसिडेंट ऑर्डर, कब 1954 में। नेशनल कल्चरल फंड ये सेटअप हुआ 1966 में टू ऑफर न्यू फंडिंग मैकेनिज्म फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसमें एक काउंसिल होती है जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हेड करता है, एक कमेटी होती है जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ कल्चर करता है। अभी हाल ही में जो है बोहाई गल्फ या बोहाई सी जो है वो न्यूज़ में था, तो आप इसको देखेंगे बोहाई गल्फ और बोहाई सी को। अच्छा ये है, मुझे लगता है सबको विजिबल होगा, ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है। यहाँ येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है और ये बोहाई सी है। तो बोहाई सी आपने देखा, यहाँ ह्यूंग है रिवर जो है वो आई है, ये बोहाई सी में मिली है। तो बेसिकली अभी क्या किया है यूनेस्को ने जो है बोहाई गल्फ जो है जो चाइना की माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी है उसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है इंक्लूड कर लिया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो इसको बेसिकली हिस्टोरिकली गल्फ ऑफ चिली और गल्फ ऑफ चिली कहते थे, और ये इनर मोस्ट पार्ट है येलो सी का। तो आप यहाँ देखेंगे येलो सी का ये इनर मोस्ट पार्ट है और ये बिजिएस्ट सी वे है इन वर्ल्ड ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू बीजिंग। तो ये आप यहाँ बीजिंग देख सकते हैं, तो बीजिंग से इसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से ये वन ऑफ द बिजिएस्ट जो है सी वे है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 होता है। इंडिया जो है इलेक्टेड हुआ है एज अ VC ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च हुआ था 2022 में टोक्यो और जापान में। 4 पिलर हैं इसके, ट्रेड, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो NSDC ने करा है, इसमें क्या होगा कि इट एम्पावर द विमेन 25 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, कि विमेन जो है अगर एंटरप्रेन्योरशिप जो होगी तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो जब अपने अपने मेंस के आप इस सोसाइटी के या सोशल इश्यूज़ के आंसर लिखते हैं, सोसाइटी या सोशल इश्यूज़ के जब अपने आंसर लिखते हैं आप, तो किसी भी चीज़ का कोई भी जेंडर हो या कोई भी चीज़ें हो तो उसका जब सिग्निफिकेंस लिखते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या हो गया, उस चीज़ का सोशल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, उस चीज़ का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया। तो इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं आपको सोचने होते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। पहला क्या होगा, अगर विमेन एंटरप्रेन्योर हो जाएंगी तो जॉब क्रिएशन होगा, 170 मिलियन जॉब क्रिएट होंगी, ऐसा नीति आयोग ने कहा है। इंक्रीज इन जीडीपी में बढ़ोतरी होगी कि 50% विमेन वर्कफोर्स इंक्रीज जीडीपी पाए 1.5%। अगर 50% विमेन वर्कफोर्स हुआ, मतलब अगर जो जॉब है वर्कफोर्स है अगर उसमें जेंडर इक्वालिटी हो गई, अगर 50% जो विमेन है वो वर्कफोर्स हो गया, तो ये आपकी जीडीपी को जो है 15% इंक्रीज कर देगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। ये फॉस्टर करेगा इनोवेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस। सोशल क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इस बात का, तो इट्स एम्पावर द विमेन, जो ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स होते हैं उनको तोड़ेगा, स्टीरियोटाइप्स तोड़ेगा कि जो औरतें हैं वो काम नहीं कर सकती, औरतें जो हैं घर का काम करने के लिए ही हैं। तो ये इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उन सबको भी ब्रेक करेगा। इन्हांस करेगा एजुकेशन को, अवेयरनेस को एंड नेटवर्क को, तो ये सारी चीज़ों को करेगा। पॉलिटिकल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल ये हो सकता है कि पॉलिसी एडवोकेसी आ जाए, फॉस्टरिंग द स्ट्रॉन्ग विमेन एजेंसी को फॉस्टर करेगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि पार्टिसिपेशन इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट कैन एडवांस द इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज। तो विमेन जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज भी जो है एडवांस होगा। लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि जेंडर गैप है, एक्सेस टू फिनेंस। देखो एक्सेस टू फिनेंस, तो बहुत सारे जो फिनेंस जब हम लेते हैं तो हमें कोलेट्रल रखना होता है, तो ये ज़मीन है, जितनी सारी चीज़ें हैं वो विमेन के नाप नहीं होती, तो जो फिनेंस है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो मिलना। सोशल कल्चरल बैरियर है कि डुअल बर्डन ऑफ द बैलेंसिंग द वर्क है कि घर पे भी काम कर रही है और बाहर भी काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैक ऑफ लिटरेसी है विमेन के पास, सेफ्टी एट वर्क प्लेस नहीं है,
जिसके जो विशाखा गाइडलाइंस आपकी हुई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस, वो भी इतना एफिशिएंटली फॉलो नहीं होता, सेफ्टी एट द वर्क प्लेस नहीं है। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी का भी चैलेंज है। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए? मुद्रा लोन में क्या है कि नो कोलेटरल लोन है अप टू 10 लाख, ये मुद्रा लोन में है। स्टैंड अप इंडिया, इसमें क्या होगा कि फाइनेंसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ इसमें एससीज भी थे। तो स्टैंड अप इंडिया में है कि फाइनेंस देने के लिए, ट्रेड है कि फाइनेंसिंग वुमेन थ्रू द एनजीओ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनिशिएटिव लिए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन क्या है स्पेस में? देखो, जब आपको मेंस का अपना आंसर लिखना है ना, देखो ये पूरा मेंस का आपका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पूरा आपका मेंस का आंसर लिखा हुआ है, आपके पास सिग्निफिकेंस है, आपके पास चैलेंजेस हैं, आपको स्टेप है। आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप कोई करंट की न्यूज़ लिख सकते हैं और फिर आपको इसको कंक्लूड कर देना है। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें अपने उसमें आंसर में जो है लिखनी है। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा स्पेस में तो ये इनोवेशन और कॉस्ट रिडक्शन लेगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट एफर्ट। तो यहाँ एक गवर्नमेंट एजेंसी है और साथ में एक प्राइवेट एजेंसी है, तो दोनों चीज़ काम करेंगी तो कॉम्प्लीमेंटिंग करेगा गवर्नमेंट एफर्ट को। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंज हो सकते हैं, फंडिंग, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द वेंचर कैपिटल, इंक्रीज इन द स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि पहले प्राइवेट भी पब्लिक भी चल रहे थे, अब वो जो है प्राइवेट भी इसमें होने लगेंगे। स्टेप क्या क्या लिए गए हैं कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिले? FDI 100% कर दी है। इन स्पेस जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2020 में टू प्रमोट, ऑथराइज एंड सुपरवाइज द वेरियस स्पेस एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ये बेसिकली प्रमोट करता है ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द एंटायर वैल्यू चेन। तो ये जो है नेक्स्ट है निर्भया फंड। तो निर्भया फंड जो है बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन हुआ था, तो आपका निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ये निर्भया फंड स्टैब्लिश हुआ था। ये नॉन लैप्सेबल फंड है, तो लैप्स नहीं होता, ये आगे एड ऑन होता रहता है और इसको एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि निर्भया जो है वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। आप इसको इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, लेकिन नहीं, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और जो इसका नोडल मिनिस्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है, कुछ भी इधर उधर करके दिया जा सकता है। इट्स कवर द वन स्टॉप सेंटर स्कीम अंडर द मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के अंदर वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, उसको ये कवर करता है। WHO का जो है ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर जामनगर में इस्टेब्लिश हुआ है। ये 2022 या 2023 में ये UPPSC के पेपर में भी आया था। 2018 डिक्लेरेशन ऑफ अस्थाना बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड है। इको सेंसिटिव जोन, तो ESG बोलते हैं। तो ESG जो है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 ने ESG को डिफाइन किया है। ESG जो है एरिया है विद आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इन कंपेरेबल वैल्यू। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 ने कहा है कि ESA आर द रीजन लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब 10 किलोमीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब 10 किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया में है। ESA नोटिफाइड एंड रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये ईयर भी याद रख लेना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ESG जो है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ESA, इससे रिलेटेड दो आपकी कमेटीज़ बनी। पहली एक बनी गडगिल कमेटी और दूसरी बनी कस्तूरी रंगन कमेटी। तो गडगिल कमेटी जो है, गडगिल पैनल है, 2011 में आया। इसने रिकमेंड किया कि होल जो वेस्टर्न घाट है वो डिक्लेयर्ड है एज अ ESA। तो होल जो वेस्टर्न घाट है, तो ये बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जितना भी सारा आपका वेस्टर्न घाट है वो जो है आपका ESA एरिया है। और इसमें से जो है 60% जो वेस्टर्न घाट है वो Z1 है। तो मतलब इको सेंसिटिव Z1, मतलब 60% जो है वो हाई प्रायोरिटी में, मतलब सारा वेस्टर्न घाट जो है इको सेंसिटिव एरिया है और इको सेंसिटिव जोन 1 जो है वो 60% है। फिर
इस ये बहुत एक्सट्रीम था, तो इसके बाद जो है 2012 में कस्तूरी रंगन कमेटी आई, उसने थोड़े से नॉर्म जो है रिलैक्स करे। उसने कहा कि 60% ऑफ द वेस्टर्न घाट एज द कल्चरल लैंडस्केप विद ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, एंड 30% आर बायोलॉजिकली रिच। तो ये बोला कि मतलब जो 37% जो एरिया है वो आपका ESA है। तो इसने गडगिल कम्युनिटी ने 60% बोला था, और यहाँ जो है वो 30% है कि 30%। तो ये दोनों कमेटी जो है आप याद रखना। रैंसमवेयर तो बेसिकली इट्स अ मालवेयर। तो अभी NPCI ने जो है टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया है पेमेंट इन बैंक ड्यू टू द अटैक। तो E-Edge टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है उसने प्रोवाइड करता है सर्विस टू द कोऑपरेटिव एंड RRB। NPCI ने बोला कि ये जो है वो रैंसमवेयर से हिट हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या आता है, एक मालवेयर होता है, तो उस मालवेयर से आपके जितने भी आपके डाटाज हो गए, ये हो गए, आपको एक रैंसम मांगा जाता है, और फिर इस तरीके से वो सारी चीज़ों को करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गया WannaCry और NotPetya। टाइप्स क्या है इसके, क्रिप्टो मतलब डाटा हॉस्टेज बाय द एनक्रिप्टिंग, और लीकवेयर एंड डॉक्सवेयर। इसमें क्या होता है, स्टील सेंसिटिव डाटा एंड थ्रेटन टू पब्लिश। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रैंसमवेयर। एक तो हो गया कि जो डाटा होस्टेज बाय द इनक्रिप्टिंग, तो आपके डाटा की इनक्रिप्टिंग कर ली, होस्टेज कर लिया आपके डाटा को। फिर लीकवेयर और डॉक्सवेयर में क्या होता है कि आपका डाटा स्टील कर लिया जाता है, और फिर थ्रेटन किया जाता है कि आप ये डाटा जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। तो उस थ्रेटन के लिए जो है, उस थ्रेटन के बदले जो है रैंसम मांगा जाता है कि नहीं हमें पैसे दे दो, और फिर अदरवाइज हम इसको पब्लिश कर देंगे। वाइपर में क्या होता है कि थ्रेटन टू डाटा, डिस्ट्रॉय डाटा, कि डाटा को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहला क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो पूरा इनक्रिप्ट कर दिया, स्टार लगा दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, आप उसको रीड ही नहीं कर सकते। लीकवेयर में क्या होता है कि चुरा लिया सेंसिटिव डाटा, फिर कहते हैं कि अब इसको पब्लिश कर देंगे। फिर वाइपर में क्या होता है कि सारा डाटा इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कबिनी कपिला रिवर, जो ये ट्रिब्यूटरी है वो कावेरी की है। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है ये, और ये ओरिजिनेट होती है पकरम थालम हिल जो केरला में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कृष्णा राज सागर डैम। तो कृष्णा राज सागर डैम आप यहाँ देख सकते होंगे मैप में। कृष्णा राज सागर डैम कर्नाटका में है, यहाँ आप देख रहे होंगे कर्नाटका में। इट इज़ अक्रॉस द रिवर कावेरी एट कन्नमदई, एंड वोडियार डायनेस्टी के टाइम में बना था, और ये वाटर देता है टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एट शिवसुंदरम, ड्रिंकिंग वाटर टू मैसूर। और बेसिकली ये कन्फ्लुएंस है आपका कावेरी रिवर, हेमावती रिवर और लक्ष्मण तीर्थ रिवर का, टनल रिवर का बेसिकली कन्फ्लुएंस है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, तो ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और ये 2 जगह होगी, एक तो सुल्लूर में और एक जोधपुर में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तरंग शक्ति, इसको याद कर लेना, सुल्लूर में और जोधपुर में। और इसमें मोर देन 30 कंट्रीज से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे। इनवाइट अप्रॉक्स 50 कंट्रीज़ को दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि 30 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट तो कर ही लेंगे। नकाला पोर्ट मोजाम्बिक में है। ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS डोमेस्टिक, तो इसमें क्या है, अभी ये न्यूज़ में क्या आया कि स्टेट ने कहा स्टेट कैन परचेज राइस फ्रॉम FCI, स्टेट अपने FCI से राइस परचेज कर सकेगा अंडर OMSS डोमेस्टिक विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द E-ऑक्शन। बिना E-ऑक्शन के पार्टिसिपेट करके स्टेट जो है वो राइस खरीद सकेगा FCI से। तो OMSS डोमेस्टिक क्या होता है, ये बेसिकली इट्स अ ऑफरिंग ऑफ द फूड ग्रेन इन ओपन मार्केट। मतलब ओपन मार्केट जैसे FCI है, FCI एक गोडाउन है जहां आपका सारे फूड ग्रेन्स रखे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ओपन मार्केट में यहाँ से फूड ग्रेन खरीदे जा सकते हैं एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका प्राइस कौन करेगा, तो देखो सपोज यहाँ वीट और राइस प्रोक्योर हो गया, आपकी यहाँ मंडी हो गई, और ये सारी चीज़ें हो गई, मंडी से आया, ये प्रोक्योर हुआ, फिर यहाँ FCI के पास गया, FCI में यहाँ आपके फूड ग्रेन्स गोडाउन्स हैं, तो यहाँ आपके आके प्रोक्योर हो गया। फिर उसके बाद क्या है,
OMSS स्कीम में क्या है कि ओपन मार्केट में ये आपका जितना, जैसे फूड ग्रेन्स, बहुत सारा फूड ग्रेन्स आपका जैसे बच जाता है, स्टोरेज अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो OMS के थ्रू जो है आप ओपन मार्केट में इसको ऑफ़र कर सकते हैं, ओपन मार्केट में ऑफ़र कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट में यहाँ से ऑफ़र ले लिया, लेकिन जो ये प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा ओपन मार्केट का? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर जो है इस प्राइस को डिसाइड करेगा। इसका काम क्या है कि इट एम्स टू कंट्रोल द प्राइस इन द मार्केट विद द एम टू कर्ब द इन्फ्लेशन। देखो सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा ये, तो सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, जैसे तो क्या है कि जो प्राइस है मार्केट में उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा और इन्फ्लेशन को कर्ब करेगा। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, ये जो है पुणे के पास लोकेटेड है एंड इज ऑपरेटेड बाय NCRA एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 30 फुल्ली स्टेरेबल गिगेंटिक पैराबोलिक डिशेस। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, तो आप ये याद रखना, GMRT जो है वो पुणे के पास है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंडिया की जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 8th रैंक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 18th रैंक है, और सर्विस एक्सपोर्ट में जो है 7th रैंक है। तो याद रखना 8, 18, 7, 8 एग्री, 18 मर्चेंडाइज और 7th जो है सर्विस। वर्ल्ड ट्रेड में टॉप 3 जो है एक्सपोर्टर्स हैं 2022 में, वो है आपके चाइना, USA और जर्मनी। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल, इसको IIT दिल्ली ने लॉन्च किया टू इनवाइट द आइडियाज़ फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट प्रमोट द बिहेवियरल चैलेंज। तो इसमें क्या है कि पार्टिसिपेंट जो है वो इनवाइट किए गए टू सबमिट देयर कंसेप्ट अंडर एनी वन ऑफ द 7 थीम्स ऑफ द मिशन लाइफ। कोई भी वन ऑफ द 7 थीम ऑफ द मिशन लाइफ के अंदर आप अपने आइडिया जो है दे सकते हैं। कोई भी आपकी थीम हो सकती है। पहली थीम क्या है? सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई-वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, एम्ब्रेस हेल्थी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो ओरिजिनेट होती है तला कावेरी, कुर्ग, कर्नाटका, विद इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो कर्नाटका से आपकी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी? हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अक्रावती। राइट ट्रिब्यूटरीज क्या है? लक्ष्मण तीर्था, कबानी और सुवर्णावती, भवानी, नेओइल एंड अमरावती। तो ये कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको याद कर लेना। लेफ्ट वाली है हरंगी, हेमावती, शिमशा, अक्रावती, और राइट की हैं लक्ष्मण तीर्था, कब्बानी, सुवर्णावती, भवनी, नोएल और अमरावती। तो ये सारी जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। मसई देखा होगा, मसई आपने बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, और अभी आई थिंक आई फॉरगेट दैट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो मसई एक डांसर है, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, उसको तो उनको सम्मानित किया गया था। तो बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया में मिलती है, और जो तंजानिया है वो फोर्सिबली जो है इनको एविक्ट कर रहा है। स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सीवीड वैल्यू चेन, नीति आयोग। तो बेसिकली फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो है 1.5% ऑफ द इंडियन GDP है, और इसके लिए जो स्टेप लिए गए हैं इंडिया ने, वो क्या लिए गए हैं? PM मत्स्य संपदा योजना। इसका टारगेट है कि 1 मिलियन टन सीवीड प्रोडक्शन करना है 2025 तक। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाएगी VK सारस्वत to review the draft policy on the seaweed value chain, offshore cultivation in Andaman region, or development of the GIS based portal to review the mapped seaweed site।
तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सीवीड से रिलेटेड हुई। अभी कैबिनेट ने क्या किया है कि 8 जो है नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर जो है उसको अप्रूव किया है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 936 किलोमीटर। It's led to the identification of the 5,000 kilometer of the high-speed highway corridor based on the GSTN and toll data. जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे है इसके बाद इंक्रीज हो गई है 1.6 टाइम फ्रॉम द 0.09 लाख टू 1.46 लाख किलोमीटर। मतलब 10 साल में जो है इतनी हो गई है। तो लेंथ ऑफ द हाईवे अब कितनी हो गई है? 1.46 लाख किलोमीटर। तो ये जो नेम है मतलब 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। पहला आगरा ग्वालियर, ये BOT मॉडल पे बनेगा। अभी हम सारे मॉडल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप के जो मॉडल्स होते हैं, बेसिकली ये PPP मॉडल है। ये सारे जो हैं PPP मॉडल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिस पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। खड़गपुर, मोरेगाम HAM, थर्ड अहमदाबाद BOT, अयोध्या HAM, रायपुर HAM, कानपुर रिंग EPC एंड गुवाहाटी BOT एंड नासिक BOT। तो BOT क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो जैसे आपका प्राइवेट कोई प्लेयर है, प्राइवेट जो है वो क्या करेगा? बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर एक होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो इन दोनों का मिक्स होता है। एक होता है EPC। EPC में क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ये पूरा मॉडल लिखे हुए हैं। वेरियस PPP मॉडल, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या है कि प्राइवेट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो प्राइवेट जो है स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है कि पहले वो बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर वो ट्रांसफ़र कर देगा। फिर आपका होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट संभाल रहा होता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठेकेदार को कोई काम दे दिया, उसने ही अपनी इंजीनियरिंग करी, प्रोक्योरमेंट करा, कंस्ट्रक्शन किया, फिर लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सरकार देखेगी। कि जैसे सरकार जो है बाकी उस पर कुछ भी करना है वो सरकार के अंडर होगा। सरकार ने एक ठेकेदार को बस ये काम दे दिया और कि ये काम दो और उसको पैसे दे दिए। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में होता है इससे कंबाइंड एलिमेंट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट हैंडल्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। तो आप देखिए BOT में क्या है? फाइनेंसिंग रिस्क प्राइवेट के पास होता है, रेवेन्यू रिस्क और जो टोल कलेक्शन वो भी प्राइवेट के पास होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो रिस्क है वो भी प्राइवेट के पास होता है। बाद में देखो जैसे क्या होता है ना, कुछ आपने टोल देखे होंगे, कुछ टोल में क्या होता है कि वो डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं स्पेसिफाइड टाइम तक, कि जब तक उसका टोल नहीं निकल जाता। वैसे तो टोल निकल जाने के बहुत साल बाद भी वो टोल लेते रहते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफाइड टाइम तक करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ जैसे टोल हैं वो जैसे सरकार को सौंप दिए जाते हैं, इस हिसाब से। और हाइब्रिड एन्युटी में है वो कंबाइंड एलिमेंट होता है बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हैंडल। तो देखो फाइनेंसिंग रिस्क गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के पास होता है, रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो प्राइवेट के पास होता है। तो इस तरीके से ये मॉडल है आपके सारे PPP। अच्छा, ये जो बेनिफिट क्या होगा कॉरिडोर बेस्ड हाईवे का? तो बेनिफिट क्या होगा कि एक तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी होगी। जैसे आपका आगरा और ग्वालियर वाला कॉरिडोर है, ये रिड्यूस कर देगा डिस्टेंस बिटवीन द आगरा एंड ग्वालियर बाय 7%। दूसरा, टूरिज्म को जो है बूस्ट करेगा। जैसे अहमदाबाद कॉरिडोर कनेक्टिविटी हो गई इन राजस्थान, जैसे राजस्थान में महलगढ़ फोर्ट हो गया, दिलवाड़ा टेम्पल हो गया, गुजरात में जो है रानी का बाव हो गया, अंबाजी टेम्पल हो गया। इस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि GDP जो है 2.5 से 3 टाइम्स जो है वो बूस्ट कर देगा। एग्जाम मिशन 4 X4 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम 4 इंडिया ने जो है इंडिया से सेलेक्ट हुए शुभांशु शुक्ला एंड द प्रशांत बालाकृष्णा नायर। ये बेसिकली ग्रुप कैप्टन है IIF में, और ये USA में ट्रेन होंगे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो भेजे जाएंगे। 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होगा नासा का और प्राइवेट US कंपनी एक्सियम। नासा का और प्राइवेट जो कंपनी होगी एक्सियम। तो 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे
एंड और जो स्पेस एक्स होगा वो इसका लॉन्च प्रोवाइडर होगा। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक 2023 टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन है? यूएस, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा। टॉप 10 एक्सपोर्टर रिप्रेजेंट आ 71.9 शेयर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन 2023। इंडिया जो है वो 8वें नंबर पे है। ये 5 हो गए, इंडिया 8वें नंबर पे है। एक्सपोर्ट वर्थ 51 बिलियन कॉन्स्टिट्यूटेड 2.2% ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन द 2023। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड यूनियन बजट 2023 में अनाउंस हुआ था। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज INS ताबर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा बिटवीन द इंडिया एंड रशिया में होने वाली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में। कमेटी ओवरहॉलिंग नीट टेस्ट प्रोसेस, नीट टेस्ट प्रोसेस की कमेटी जो है वो हेड करेंगे जो हमारे एक्स इसरो के चेयरमैन है के राधाकृष्ण। देखो वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया इंडिया के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया, आप जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी पे जब भी आए तो आप जो है सबसे पहले मैप बनाएंगे। IR का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेंस का, और फॉरेन पॉलिसी का हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इंडिया का स्टेक किस रीजन में कैसे हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, डिफेंस का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, डायस्पोरा हो सकता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकता है। कल्चरल का आप देख सकते हैं कि आपका ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया, आपका नेपाल में हो गया कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि इंडिया का अगर किसी रीजन में स्टेक है वो क्यों है, कि एनर्जी पे है, सिक्योरिटी पे है, डिफेंस पे है, डायस्पोरा है, रेमिटेंस है, ट्रेड हो रहा है, स्ट्रैटेजिक है, कल्चरल है। तो ये जो है इंडिया के सिग्निफिकेंस या स्टेक रहते हैं किसी भी रीजन में। तो यही हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं कि इंडिया के क्या स्टेक है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। तो वेस्ट एशिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 2/3 ऑफ द इंडिया का टोटल इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। तो एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए कि 2/3 ऑफ द इंडियाज टोटल इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। डायस्पोरा और रेमिटेंस, 8 से 9 मिलियन इंडियन जो है वो वेस्ट एशिया में रहते हैं, जो UAE हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया और ओमान, इनमें 8 to 9 मिलियन रहते हैं। स्ट्रैटेजिक क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया और चाबार पोर्ट हो गया आपका ईरान के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स द वेस्ट एशिया। एक्सटेंडेड नेबरहुड, मतलब इंडिया डिफाइंड पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमेट नेबर। लुक वेस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड 2005 में होगी, डीपन द कॉपरेशन ऑफ द वेस्ट एशिया। एंड पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन, मतलब इंडिया जो है पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन कर रहा है क्योंकि इंडिया ने दोनों नेशन को रिकग्नाइज किया है। इंडिया इसने रिलेशन अपने जो है इजराइल के साथ भी बनाए प्लस के साथ भी बनाए। तो इंडिया जो है पॉलिसी ऑफ द डी हाइफिनेशन जो है वो अपनाता है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्शियन और द लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है लद्दाख एज अ पोटेंशियल साइट। तो अब तक जो है 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन है और एक भी इंडिया में नहीं है, लेकिन लद्दाख को एज अ पोटेंशियल साइट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, यहाँ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022। तो इसमें क्या है कि विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू है कि इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर जो आर्म्ड सिविलियन होंगे इन आइडेंटिफाई विलेज इन द जम्मू कश्मीर। मतलब
वॉलंटियर आर्म सिविलियन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम में है। एस्ट्रोसेट जो है 2015 में लॉन्च हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी था एम्ड एट स्टडीइंग द सेलेस्टियल रिसोर्सेज इन एक्सरे एंड यूवी। ये वेरियस पीपीपी मॉडल जो पीपीपी मॉडल है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लैरियन क्लिप्टन जोन, तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये हवाई हो गया, ये मैक्सिको हो गया, ये यूएसए हो गया, यह है ये क्लैरियन आपका क्लिप्टन जोन। तो बेसिकली इट्स अ मिनरल डिपॉजिट लोकेटेड 4000 मीटर बिलो द सरफेस इन द पैसिफिक ओशन। ये सिचुएटेड है आपका ईस्ट पैसिफिक बिटवीन द क्लैरियन एंड क्लिप्टन फ्रैक्चर जोन स्ट्रेचिंग बिटवीन द 5 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड 115 से 160 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, सॉरी सेल्सियस नहीं, 5 to 20 डिग्री नॉर्थ से 115 to 160 डिग्री वेस्ट में, और ये कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ एरिया है, आपको पूछ लिया जाए तो क्लैरियन क्लिप्टन जोन कहाँ है, आपका ईस्ट पैसिफिक में है। यहाँ आपका ये एरिया है, और यहाँ जो है मिनरल डिपॉजिट पाए गए हैं लोकेटेड 4000 मीटर बिलो द सरफेस। और इसको माना गया है कि यहाँ वर्ल्ड के हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं। QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका है दैट उनको दिया जाएगा जो क्वालिटी और इनोवेशन में एक्सेल करेंगे। 4 पिलर होंगे इसके, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एंड सुशासन। तो इन 4 पिलर में दिया जाएगा। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें क्या हुआ है कि अभी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, उन्होंने लोकसभा में बोला है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 165% जो है इंक्रीज़ हो गई है ओवर द लास्ट डेकेड। पहले 76.38 गीगावाट थी 2014 में, अब 203.1 गीगावाट है 2024 में। 4th है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड पावर में, 5th है सोलर में, और फर्स्ट टाइम जो है क्रॉस किया है 200 गीगावाट कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्स, क्योंकि 203 हो गई है तो फर्स्ट टाइम जो है 200 को क्रॉस कर लिया है। स्टेप्स क्या थे इसके अचीव करने के? FDI 100% कर दिया था ऑटोमेटिक में। डेडिकेटेड प्रोग्राम थे इसके लिए, PM कुसुम हो गया, PM सूर्य घर बिजली हो गया, सोलर रूफटॉप वाला, ग्रीन एनर्जी रूल्स हो गया। तो ये जो इसके प्रोग्राम्स थे। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस क्या है इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और हाई ट्रांसमिशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, हाई कॉस्ट ट्रांजेक्शन होता है, लो एक्सेस टू द लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लो एंड एक्सपेंसिव। क्या है कि आपकी जो एनर्जी स्टोर कैपेसिटी है वो लो है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल है, और ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है, ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? पहली बात कि प्रमोट करें हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्लांट, और फोकस करें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे फोकस करें, जैसे पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर हो गए, बैटरी हो गई, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। जियोथर्मल वेरी इंपॉर्टेंट, 10,600 मेगावाट जो है जियोथर्मल आइडेंटिफाई हुआ है। बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल हीट एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। तो इट्स रिन्यूएबल हीट एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है, जनरेट होती है और अर्थ में स्टोर हो जाती है। जियोथर्मल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपकी एनर्जी, हीट एनर्जी जो जनरेट होके स्टोर हो गई थी अर्थ में, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इज जियोथर्मल टेक्नोलॉजी। जियोथर्मल मैप जो है आपका नॉर्थ वेस्ट हिमालय हो गया, आपका ये सोहाना हो गया, कैम्बे हो गया, गणेशपुरी हो गया, राजापुर हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, एंड सलबार्दी हो गया, एंड टाटा पानी हो गया, महानदी बेसिन हो गया, सूरजकुंड हो गया। तो दीज आर द जियोथर्मल मैप ऑफ द इंडिया। एडवांटेज क्या है इस जियोथर्मल एनर्जी का? क्लीन होती है, इनएक्सपेंसिव होती है,
रिन्यूएबल एनर्जी, जस्ट लाइक द मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव. एबिलिटी टू ऑपरेट ईयर राउंड एट हाई कैपेसिटी फैक्टर. तो क्या है कि ईयर राउंड इसको कर सकते हैं. जैसे सोलर है, तो सोलर में क्या होता है कि थोड़ा ठंड में आपका चीज़ें मतलब सनरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये साथ विंड पे भी ये दिक्कतें आती है. लेकिन यहाँ क्या है कि आपको ईयर राउंड में हाई कैपेसिटी फैक्टर के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इशू क्या है, पॉसिबल लैंड सब्सिडेंस, हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसको टॉक्सिक केमिकल जैसे मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब निकल सकते हैं. हायर कैपिटल कॉस्ट है, टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी इश्यूज़ है ड्यू टू द रिमोट लोकेशन. ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत रिमोट लोकेशंस पे हैं जितने भी ये जियोथर्मल हैं. स्टेप्स क्या लिए गए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था, 100% फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू द गवर्नमेंट. एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक एक्शन प्लेटफॉर्म एंड मिशन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जो माहिर है, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, GS3 का टॉपिक है डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट, रोल ऑफ. देखो बहुत क्या है ना, GS3 में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या होगा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी डिफेंस में क्या है, टेक्नोलॉजी का रोल. तो आज जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है डिफेंस में, यहाँ डिज़ास्टर में भी आता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिटी. तो ये अलग अलग डायमेंशन जो हैं GS3 में आपके ये पूछे जाते हैं. जो आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन. तो हम जो डिज़ास्टर है उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें क्या है कि क्या टेक्नोलॉजी आई है कि एडवांसमेंट हो गया है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन AI, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट थिंग में. तो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं डिज़ास्टर प्रिडिक्शन और अर्ली वार्निंग में, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ड्रोन AI हो गया. जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे थंडर स्टॉर्म आने वाली है या फिर बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, अर्थक्वेक भी जब आया था तो सबके मोबाइल्स पे जो है डिज़ास्टर अलर्ट चला गया था, गूगल डिज़ास्टर अलर्ट. तो ये एक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम में. नेक्स्ट है डिज़ास्टर डिटेक्शन, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डिज़ास्टर डिटेक्शन के लिए. इवेंट सिमुलेशन, प्रिपेयर एंड ट्रेन द पीपल, लोगों को प्रिपेयर करना. जैसे मोबाइल लर्निंग हब फिलीपींस में हुआ था कि पहले से लोगों को प्रिपेयर करना कि कैसे से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करें और रिस्क रिडक्शन करें. सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब लोगों को आइडेंटिफाई करना इन क्रिटिकल नीड थ्रू द सैटेलाइट इमेजनरी में लोगों को आइडेंटिफाई करना. इमरजेंसी कम्युनिकेशन, AI पावर चैटबॉट हो गया, जैसे कोविड-19 चैटबॉट हुआ था बाय WHO, तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए. चैलेंजेस क्या हैं इसके, चैलेंजेस ये हैं कि डिजिटल डिवाइड है, सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं है. बाइज्ड AI भी जो है हमारा बाइज्ड है, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगा, सिक्योरिटी ब्रीच भी होगा इसका कहीं ना कहीं. स्टेप्स क्या लिए गए हैं, फोरकास्टिंग एंड नेचुरल डिजास्टर बाय इसरो, जैसे फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, असम में था. इनसेट 3D सैटेलाइट जो एम करता है रिसर्च एंड रेस्क्यू में. जेमिनी जो है इनक्वाइज के द्वारा बाय डिजास्टर मैनेजमेंट टू फिशरमैन, जेमिनी जो था वो फिशरमैन के थे. स्टार्क वेब उड़ीसा स्टेट ने मिटिगेशन के लिए रखा था, कनेक्शन बिजनेस इंटरनेशनल UNDP के द्वारा. ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, ये है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. यहाँ है मिटिगेट, प्रिपेयर, रिस्पॉन्ड और रिकवर. तो ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है. अगर इसको पेपर में आप बना के आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. और ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, क्या स्टेप लिए गए, क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देख रखी हैं. 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में. हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बेसिकली क्या है, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है ऑफ द टारगेटेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. बेनिफिट क्या है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर का, देखो हमारे बहुत सारे जो है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा, जिससे फैसिलिटेट करेगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. कहीं ना कहीं हम ग्लोबल चेन वैल्यू में भी आ जाएंगे. ये ऑफर करेगा स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन. स्टेटस क्या है हॉर्टिकल्चर का इंडिया में, कंट्रीब्यूट टू 33% ऑफ द एग्रीकल्चर GVA. इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में,
प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मार्केट में हॉर्टिकल्चर में 1% है, तो इसको कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा अगर हम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर पे काम करेंगे। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ द हाई क्वालिटी सीडलिंग एंड द रूट स्टॉक, आपका परसिस्टेंट पेस्ट का जो है वो अटैक है, क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्टेप क्या लिए गए हैं? आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर MIDH होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, चमन के लिए साइंटिफिक मेथोलॉजी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एरिया एंड प्रोटेक्शन अंडर हॉर्टिकल्चर, फिर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। तो आप मुझे बताएंगे मिष्टी स्कीम किसके लिए थी? जो मिष्टी स्कीम है वो किसके लिए थी? अस्त्रा Mark 1 मिसाइल, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 80 to 100 किलोमीटर। इसको DRDO ने डेवलप करा है, मैन्युफैक्चर किया है BDL ने। PM मुद्रा योजना ये 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका काम था कि जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फॉर्मल और फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आए। इसके अंदर 3 तरह के लोन जो है वो क्लासिफाइड थे, शिशु, किशोर एंड तरुण। जो तरुण की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, लेकिन 2024 के बजट में ये आया है कि इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है 10 लाख से 20 लाख, जिन लोगों ने सक्सेसफुली जो है रीपेड कर दिया है लोन तरुण के अंदर। अगर तरुण के अंदर आपने लोन लिया था 10 लाख रुपए का और वो सक्सेसफुली 10 लाख जो आपने लिया था मैक्सिमम और वो सक्सेसफुली आपने पे कर दिया है, तो जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है अब 20 लाख रुपीज़। 20 लाख जो है वो लिमिट हो गई है 2024 के बजट में, ये लिखा गया है। परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है परिवेश पोर्टल। बेसिकली इट्स अ सिंगल विंडो पोर्टल फॉर द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस के लिए जो है परिवेश पोर्टल है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, सिंगापुर जो है इज़ वन ऑफ 4 इन इंडिया, तो सिंगापुर जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐड हो गया है। अदर जो है वो जयपुर है, ममलापुरम है और मैसूर है। ग्लोबली जो है 60 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है। नेशनल हैंडलूम डे जो है 7 अगस्त 2024 को बनाया जाता है। फर्स्ट हैंडलूम डे 2015 में बनाया गया था और ये 7 अगस्त को इसलिए बना जाता है तो स्वदेशी जो मूवमेंट है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। गोदावरी रिवर, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ओरिजिन इसका त्र्यंबकेश्वर से होता है। इस वीडियो में, इस अगस्त के फर्स्ट वीडियो में हमने 2 रिवर को पढ़ा है, कावेरी को पढ़ा है और गोदावरी को पढ़ा है। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ी हैं, ओरिजिन भी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इन सबको आप देख लीजिएगा। फॉल होता है बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग डेल्टा नोन एज द अखंड गोदावरी एट द राजामुंद्री आंध्रा बिफोर स्प्लिटिंग। ट्रिब्यूटरीज हैं आपको प्रवारा, धरना, इंद्रावती, प्रणहिता, डुडना, मंजीरा और सबरी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर कौन कौन से हैं? निजाम सागर है, पोचमंड है और पोलवरम है। तो ये सारे जो हैं हाइड्रो पावर हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, ये सारा हम कंप्लीट करेंगे और ये जो 2 पेजेस हैं ये हम नेक्स्ट वाली PDF में इसको जोड़ देंगे। आई थिंक हमने ज़्यादा पढ़ लिया, वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो फिर वो आपको मोनोटोनस लगने लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है इसका और पूरा हम अपना अगस्त का करंट अफेयर हम इसको एक एक वीडियो करके कंप्लीट कर जाएंगे। जब 3, 4, 5 जितने वीडियो में होगा तो हम उतने वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।